हेलो फ्रेंड्स, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के चौथे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग स्कूलिंग शिक्षा का जो रिमेनिंग पार्ट है वो डिस्कस करते हैं। कल हम लोगों ने करिकुलम के बारे में, परीक्षा के बारे में, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में तमाम बातें डिस्कस की थी। और आज हम लोग चाहे वो शिक्षक के बारे में हो, चाहे वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में हो, चाहे वो रिजल्ट्स के बारे में हो, तमाम बातें डिस्कस करेंगे। लेकिन वो सारी बातें करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आगे देखने से पहले इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यदि अभी तक नहीं किया है, ताकि हमें और अच्छे तरीके से आपके सामने चीज़ें लाने में एक पुनर्बलन प्राप्त हो सके, एक प्रोत्साहन मिल सके। तो चलिए गाइस, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग उसका 11th पॉइंट देखते हैं। और ये पॉइंट है, कहता है कि 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ऑफ स्टूडेंट, यानी विद्यार्थी का 380 डिग्री पर एक समग्र प्रगति कार्ड। यानी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिजल्ट्स की। यानी अब जो स्कूल में बच्चों को रिजल्ट्स मिलेगा वो रिजल्ट्स थोड़ा नए फ्लेवर का मिलेगा। जो अभी तक रिजल्ट्स मिलता था वो 180 डिग्री पर था, अब हमको जो रिजल्ट्स मिलेगा वो 360 डिग्री का मिलेगा। अब ये 360 डिग्री का जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है, यहाँ पर प्रोग्रेस कार्ड का मतलब आप रिजल्ट से समझेंगे, यानी आपका जो मार्कशीट होता है। अब 360 डिग्री पर आपको मार्कशीट मिलेगी। अब ये 360 डिग्री होलिस्टिक जो है वो प्रोग्रेस कार्ड का मतलब क्या है? अभी तक जब आप स्कूल एजुकेशन का जो प्रमाण पत्र देखते थे या जो अंक पत्र देखते थे, बेसिकली उसमें दो ही चीज़ों का उल्लेख होता था। आपका जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, अर्थात जो आपने विभिन्न विषयों में स्कोर गेन किया है उसका विवरण होता था, और एक लास्ट में जो विवरण होता था वो होता था कि आपका कैरेक्टर कैसा है या आपका मोरल बिहेवियर कैसा है, उसमें गुड लिखा होता था। तो अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो केवल कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन को रिप्रेजेंट करता था स्टूडेंट के। अब ये जो नया 360 डिग्री होगा, ये स्टूडेंट के तीनों डायमेंशंस को डिफाइन करेगा। अर्थात ये कॉग्निटिव डोमेन को भी रिप्रेजेंट करेगा, अफेक्टिव डोमेन को भी रिप्रेजेंट करेगा, और साइकोमोटर डोमेन, यानी ज्ञान, भाव और क्रिया, तीनों चीजों से संबंधित इसमें जानकारियों का उल्लेख होगा। दूसरी बात, अभी तक का जो हमारा रिपोर्ट कार्ड होता था या जो प्रोग्रेस कार्ड स्टूडेंट्स का होता था क्लास का, उसमें केवल टीचर्स के डिस्क्रिप्शन होते थे, क्योंकि उसमें टीचर ने आपको स्कोर क्या दिया है, टीचर ने आपको क्या माना है, केवल इसका ही उल्लेख होता था। अब जो आपको प्रोग्रेस कार्ड दिया जाएगा उसमें कई सारे लोगों का, यानी बेसिकली ये जो कार्ड होगा, यानी ये जो रिजल्ट्स होगा, वो पहली चीज तो वो 3 डोमेन को कंसीडर 3 डोमेन सबको करेगा, कंसीडर 3 डोमेन। और वो तीनों डोमेन्स क्या होंगे? यानी आपके वो कॉग्निटिव डोमेन्स को भी कंसीडर करेगा, यानी संज्ञान पक्ष को भी, आपके अफेक्टिव डोमेन को भी कंसीडर करेगा, और आपके साइकोमोटर डोमेन को भी कंसीडर करेगा। यानी 3 पार्ट्स में वो डिवाइडेड होगा। एक में आपका ज्ञान पक्ष, यानी जो आपने स्कोर गेन किया, दूसरे में भाव पक्ष, और तीसरे में क्रिया पक्ष के बारे में जानकारी होगी, जो उस सत्र में या उस कक्षा में विद्यार्थी ने जो अर्जित किया होगा। दूसरा जो डिस्क्रिप्शन होगा, विवरण होगा, उसमें कई सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे। पहली चीज तो एक सेल्फ का पार्ट होगा, अर्थात एक सेल्फ असेसमेंट करेगा स्टूडेंट अपना, उसका डिस्क्रिप्शन होगा। फिर एक होगा पीयर असेसमेंट होगा,
यहाँ पर हम सेल्फ असेसमेंट की बात कर रहे हैं, फिर पीयर असेसमेंट होगा, फिर टीचर असेसमेंट होगा, फिर अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर प्रोजेक्ट के बारे में होगा, अगर यहाँ पर आपने कोई प्रोजेक्ट या रिसर्च किया है उसका विवरण होगा, एंड देन जो तमाम आप पोर्टफोलियो करेंगे उसका विवरण होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अब ज्यादा व्यापक हमारा जो है वो रिपोर्ट कार्ड होगा, यानी अब यहाँ पर मूल्यांकन में कई जो आपका रिपोर्ट कार्ड होगा उसमें विद्यार्थी स्वयं अपना मूल्यांकन करेगा, यानी उसका सेल्फ असेसमेंट पार्ट होगा, वो खुद को भी नंबर देगा या खुद अपने बारे में बताएगा वो रिजल्ट्स में। दूसरा पीयर, यानी उसके जो साथी हैं वो भी उसका इवैल्यूएशन करेंगे और उसके जो क्लासमेट हैं वो क्लासमेट्स भी उसको इवैल्यूएट करेंगे और उसका भी डिस्क्रिप्शन होगा कि उसके प्रमाण पत्र में ये बाकायदा उल्लेख होगा कि उसके कक्षा के विद्यार्थी या उसके सहपाठी उसको किस तरीके से देखते हैं या उसको कैसा मानते हैं। तीसरा, शिक्षक की नजरों में वो कैसा विद्यार्थी रहा। दूसरा, उस कक्षा में उसने प्रोजेक्ट या रिसर्च से संबंधित क्या काम किए, क्या उसने उपलब्धियां अर्जित की, और दूसरे जो को करिकुलम या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं उनसे संबंधित भी चीजों का उल्लेख होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो 360 होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है ये पूरा का पूरा जो हमारा रिजल्ट सिनेरियो है उसको चेंज करने की बात कर रहा है यहाँ पर। तो क्योंकि अभी तक जो हम रिजल्ट्स देखते थे उसमें ये पार्ट नहीं होता था और अफेक्टिव डोमेन में केवल कैरेक्टर ही लिखा रहता था कि आपका आचरण कैसा है, उसमें गुड या बैड लिखा रहता, उसको थोड़ा सा और व्यापक स्तर पर जोड़ा जाएगा। तो कॉग्निटिव बहुत पहले से था, अफेक्टिव फिर आया और अब साइकोमोटर को भी डोमेन किया, अर्थात उस कक्षा में आपने कौशल विकास से संबंधित क्या चीजें अर्जित की हैं। और चूंकि फील्ड वर्क कंपलसरी होगा शिक्षा में तो साइकोमोटर डोमेन में कुछ ना कुछ व्यक्ति प्रोजेक्ट रिसर्च करेगा हर कक्षा में। छठी कक्षा से ये जो है ये व्यवस्था पूरी शिक्षा में लागू होगी। तो 360 डिग्री का मतलब समझ में आ रहा है। 360 डिग्री का मतलब पूरा सर्किट, यानी हर एक चीज को हम यहाँ पर इन्वॉल्व कर रहे हैं। हम कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम सेल्फ असेसमेंट को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम पीयर असेसमेंट को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम टीचर असेसमेंट को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम पोर्टफोलियो असेसमेंट को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट और रिसर्च वर्क को भी जो है इन्वॉल्व कर रहे हैं, या हम उसको उसके प्रोग्रेस कार्ड में केवल एजुकेशन में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं बल्कि हम उसके रिजल्ट्स या उसके प्रोग्रेस कार्ड में इसका बाकायदा उल्लेख भी करेंगे व्यवस्थित तरीके से। तो अब ज्यादा व्यापक और ज्यादा सूचना युक्त हमको रिजल्ट्स मिलेगा हमारी विद्यालयी शिक्षा का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है, ये जो शिक्षा है वो जो हमारे KGVBS है, यानी जो हमारे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है उनको अपग्रेडेड करता है, अपग्रेडेड अप टू क्लास 12th। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, प्रेजेंट टाइम में ये 8th या 10th तक ही विद्यालय संचालित है। तो ये शिक्षा नीति जो हमारे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में, यानी ये जो विद्यालय हैं ये 2004 में ओपन किए गए और ये विशेष रूप से महिलाओं के लिए आवासीय जो है आवासीय विद्यालय थे जो कि केंद्र सरकार द्वारा पोषित होते हैं। अभी ये जो है कक्षा 8 या कक्षा 10 तक की शिक्षा प्रभावित जो है संचालित करते थे, अब इन विद्यालयों को 12वीं तक जो है वो विस्तारित किया गया जाएगा और अब यहाँ पर इंटरमीडिएट तक की एजुकेशन या ओवरऑल हमारी सेकेंडरी एजुकेशन भी संचालित होगी। तो इन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को 12वीं तक जो है वो प्रमोट किया या अपग्रेड करने की बात कहती है ये शिक्षा नीति। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय क्या है, वुमेन्स एजुकेशन के लिए चलाए गए विद्यालय थे, जिसमें विशेष रूप से जो रूरल एरिया की वुमेन्स है उनको रिजर्वेशन की बात कही गई है। तीसरा, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पर, तो
ये जो शिक्षा है वो बात करती है सेज की, अर्थात स्पेशल एजुकेशन जोन की बात करती है। स्पेशल एजुकेशन जोन यानी विशेष शिक्षा क्षेत्र की बात करती है, जहां पर जो क्षेत्र, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र हो या जनजातीय क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, अर्थात भारतवर्ष में शैक्षिक दृष्टि से अगर कहीं भी कोई क्षेत्र पिछड़ा हुआ है या वंचित क्षेत्र है, तो उस वंचित क्षेत्र में ये शिक्षा के संसाधनों को, शिक्षा से संबंधित संस्थाओं को ओपन करने का एक प्रोविजन होगा। जैसे हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में बात करते थे, विशेष आर्थिक क्षेत्र जहां पर तमाम तरह की सहूलियतें दी जाती हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो जिस तरह से आर्थिक क्षेत्र में स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एक कॉन्सेप्ट है, एक इंडस्ट्रियल एरिया या एक इंडस्ट्रियल गलियारा बनाया जाता है, ठीक उसी तरीके से ये शिक्षा नीति अब स्पेशल एजुकेशन जोन की बात करती है। और जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जहां पर एजुकेशन का स्तर बहुत लो है, ग्रास एनरोलमेंट रेशियो बहुत कम है, लोगों का विद्यालय में एनरोलमेंट बहुत कम है, विद्यालय नहीं है, शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है, तो ये शिक्षा नीति उन विशेष क्षेत्रों में जो है विशेष शैक्षिक प्रावधान कुछ रियायतों के साथ करेगी। और इसमें ये सरकारी क्षेत्र और जो निजी क्षेत्र है वो दोनों की सहभागिता से चलाए जाएंगे। और इस स्पेशल एजुकेशन जोन में जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपने स्कूल स्टैब्लिश करेंगे, उनको सरकार की तरफ से तमाम रिबेट मिलेगी, टैक्स रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात करती है। और इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स किनमें? केवल और केवल बैकवर्ड एरियाज के बारे में। कहाँ खोले जाएंगे ये? बैकवर्ड एरियाज में, यानी जो पिछड़े क्षेत्र होंगे शैक्षिक दृष्टि से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये जो पॉलिसी है, ये बुक प्रमोशन एंड डिजिटल या डिजिटलाइजेशन की बात करती है। बुक प्रमोशन एंड डिजिटलाइजेशन की बात करती है, अर्थात पुस्तकों का प्रचार प्रसार एवं उसका डिजिटलीकरण या उसका ई कंटेंटकरण या उसका एक तरीके से सॉफ्ट फॉर्म में उसको डेवलप करना। अब बुक प्रमोशन पॉलिसी के अगर हम बात करें तो नॉलेज कमीशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि नॉलेज कमीशन ने 2005 में कहा था कि ट्रांसलेशन डेवलप द ट्रांसलेशन एज द इंडस्ट्री, अर्थात हमें जो अनुवाद का विषय है, अनुवाद का जो क्षेत्र है, उसके लिए उसको हमें एक इंडस्ट्री के रूप में विकसित करना होगा। चूंकि बहुत सारा नॉलेज तो अवेलेबल है, लेकिन वो उस लैंग्वेज में है जो लैंग्वेज स्टूडेंट समझता नहीं है, या तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में है या तमाम संस्कृत में है या दूसरे तमाम लैंग्वेजेस में है वो लिटरेचर। तो वो जो ज्ञान है और केवल भाषा के अभाव में विद्यार्थी या हमारी सोसाइटी उस नॉलेज से बेनिफिट नहीं ले पा रही है। तो ये पॉलिसी कह रही है कि हमें क्या करना है, हमें ट्रांसलेशन इंडस्ट्री को डेवलप करना है। और ट्रांसलेशन को एज ए इंडस्ट्री, हालांकि ये जो ट्रांसलेशन को एज ए इंडस्ट्री डेवलप करने का कॉन्सेप्ट था या विचार था वो नॉलेज कमीशन का था, लेकिन ये पॉलिसी उसी जो नॉलेज कमीशन का वो जो रिकमेंडेशंस था नॉलेज एक्सिस के अंतर्गत, उसको ही यहाँ पर कंसिडर करती है। और इसके लिए क्या कहती है? इसके लिए ये बात करती है कि हम क्या करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, यहां पर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IITI, अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। इसको खोलने की बात कर, अर्थात सरकार क्या करेगी, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन खोलेगी या इसको स्टैब्लिश किया जाएगा।
अब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन क्या करेगा, ये भारत में जो बुक जो ट्रांसलेशन है उसको एक राष्ट्रीय स्तर पर मॉनिटर करने का एक संस्थान होगा। जैसे नॉलेज कमीशन में नेशनल ट्रांसलेशन मिशन की बात की गई थी, और वो नेशनल ट्रांसलेशन मिशन जो था वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूर या CIIL मैसूर के जो है देखरेख में संचालित किया गया था। ठीक इसी तरीके से अब उसको रिफॉर्म करके, अर्थात वो जो नेशनल मिशन ऑफ ट्रांसलेशन चलाया जा रहा था, अब उसको हम संस्था से जोड़ेंगे और बाकायदा जो है इसके लिए हम एक संस्था बनाएंगे जिसको हम कहेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। और ये क्या करेगा, ये इस इंस्टीट्यूट का दायित्व क्या होगा, इस इंस्टीट्यूट का दायित्व होगा जो इंडियन लिटरेचर है, जो साइंटिफिक वोकैबुलरी है, उसको रीजनल लैंग्वेजेस में वो ट्रांसलेट करेगी। अर्थात जो भी नॉलेज है, हर नॉलेज को रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके, चूंकि हम शिक्षा का माध्यम जो है वो मदर टंग बना रहे हैं, हम शिक्षा का माध्यम रीजनल लैंग्वेज बना रहे हैं स्कूल एजुकेशन में, तो कहीं ना कहीं हमको वो जो लर्निंग कंटेंट है वो भी हमको मदर टंग और रीजनल लैंग्वेजेस में चाहिए, वो इंग्लिश में नहीं होगा। तो अब वो कैसे आएगा, यानी वो जो नॉलेज है वो नॉलेज को हमें मदर टंग में या हमको मातृभाषा में या हमको रीजनल लैंग्वेजेस में स्टूडेंट को प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि ये 2020-22 तक आपको ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया जाएगा। और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, जो भारत में लिटरेचर है, चाहे वो इंग्लिश का हो या दूसरे और लैंग्वेजेस का हो, उसको वो रीजनल लैंग्वेजेस में, मदर टंग की लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके क्वालिटेटिव बुक डेवलपमेंट का काम करेगा और उसका डिजिटलाइजेशन करेगा। ना केवल उनका हार्ड पब्लिकेशन होगा इन किताबों का, बुक्स का, बल्कि उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल कराया जाएगा ताकि इजीली हर बच्चे तक उसकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके। तो बुक यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से आपको क्या ध्यान में रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन को ध्यान में रखना है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो पूरा का पूरा स्कूल कंटेंट है उसको रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके, चाहे वो उड़िया हो चाहे वो तेलुगु हो, यानी जितनी भी भारतीय अनुसूची में 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, वो 8वीं अनुसूची में उल्लेखित पूरी की पूरी जो 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में उस पूरे विषय वस्तु को अनुवादित करके उच्च गुणवत्तापूर्ण किताबें तैयार करके हर विषय की, उनको पूरे देश में सर्कुलेट करना। और इस कार्य में जो सहयोग करेगा वो NCERT करेगा, यानी NCERT के सहयोग से, NCERT के हेल्प से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन इस टास्क को पूरा करेगा। आपका 2022 तक ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होगा और उसे जल्द से जल्द जो है इस काम को अंजाम देना होगा। चलिए अब एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, टीचर्स के बारे में। चूंकि ये पॉलिसी स्कूल एजुकेशन में टीचर्स के बारे में बहुत कुछ बताती है, अब वो टीचर्स के बारे में क्या क्या कह रही है जरा हम उसको समझते हैं। कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर निकल करके आते हैं। तो प्रोविजन रिलेटेड टू टीचर्स, related to टीचर्स, शिक्षक से संबंधित क्या प्रावधान है, कई सारी बातें हैं, तो हम 1 बाय 1 करके यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो उन्होंने टीचर्स के बारे में बात की है वो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर को चेंज किया, यानी चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ रिक्रूटमेंट। इन्होंने जो शिक्षक नियुक्ति या टीचर अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर था उस प्रोसीजर को बदला है स्कूल एजुकेशन में। यानी सबसे पहला पॉइंट हमें यहां समझना है, चेंज इन अपॉइंटमेंट प्रोसीजर यानी जो नियुक्ति प्रक्रिया है या नियुक्ति प्रक्रम था उसमें बदलाव किया ये शिक्षा नीति। अब बदलाव क्या है, यानी यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है इनका अपॉइंटमेंट का। सबसे पहले इन्होंने टेट की बात की, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, फिर इन्होंने NTA
रिटन एग्जाम की बात की, फिर इन्होंने डेमो की बात की और फिर इन्होंने इंटरव्यू की बात की। यानी ये हमारा, अगर हम देखें, अगर स्टेप वाइज देखें तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 है, फिर ये हमारा स्टेप नंबर 2 है, फिर ये हमारा स्टेप नंबर 3 है और फिर ये हमारा स्टेप नंबर 4 था। अर्थात अब जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होगी वो 4 चरणों में होगी, स्कूल लेवल पर, चाहे वो प्राइमरी हो या अपर प्राइमरी हो, मिडिल हो। यानी सबसे पहले क्या होगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, यानी एक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। फिर जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करेगा विद्यार्थी, फिर उसको एनटीए द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा एक रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा राज्य स्तर पर, और उस राज्य स्तरीय एनटीए एग्जाम को उस विद्यार्थी को क्लियर करना होगा। जो विद्यार्थी ये दोनों परीक्षाएं क्लियर करेंगे, फिर उनको डेमो के लिए, यानी अर्थात उनको एक क्लास दी जाएगी पढ़ाने के लिए, और उस क्लास का उनको क्लास में जाकर के बच्चों को पढ़ाना है, और फिर उनकी वो जो टीचिंग स्किल होगी या उनका जो कम्युनिकेशन स्किल होगा, जो उनकी पर्सनालिटी होगी, उसका असेसमेंट किया जाएगा, और देन फिर उनका साक्षात्कार होगा, और फिर इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के पश्चात उनको नियुक्ति या उनको अपॉइंटमेंट मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पर कि ये जो मेरिट बनेगी यहाँ पर, तो वहां पर ये दोनों ही चरणों के जो मार्क्स हैं, ये जो मार्क्स होंगे टेट के, वो मार्क्स कंसीडर इन मेरिट। अर्थात अभी क्या है कि जो टेट परीक्षा है वो टेट परीक्षा केवल क्वालिफाइंग रखी गई है या है, और उसके मार्क्स हमारी फाइनल मेरिट में कंसीडर नहीं होते हैं। लेकिन अब क्या होगा, ये दोनों परीक्षाओं के मार्क्स, यानी एकेडमिक को हटा करके अब टेट और सुपर टेट, आप इसको सुपर टेट समझ सकते हैं इस एनटीए रिटन एग्जाम को। तो जो सुपर अध्यापक पात्रता परीक्षा होती है, जो अध्यापक परीक्षा है, या जो टीचर रिटन एग्जाम है जिसे आप सुपर टेट कहते हैं, तो ये जो टेट है और ये जो आपका सुपर टेट है, इसको आप सुपर टेट कह सकते हैं सामान्य बोलचाल में। तो अब टेट और सुपर टेट दोनों के मार्क्स को लेकर के फिर डेमो, ये आपका क्या होगा, ये क्वालिफाइंग होगा, और देन इंटरव्यू के मार्क्स होंगे। तो ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होगी उसके आधार पर जो है वो किसी भी अध्यापक का चयन होगा स्कूलिंग व्यवस्था में। चलिए, केवल चेंजमेंट्स नहीं किया, केवल अपॉइंटमेंट प्रोसीजर नहीं चेंज हुआ है, और भी चेंजमेंट्स है। जैसे अब जैसे ही ये 4 चरण के बाद कोई विद्यार्थी अपॉइंटमेंट होगा, यहाँ पर जो टेट परीक्षा की बात चली है, तो वहां पर एक दूसरी बात ध्यान कर ले कि इन्होंने जो है वो टेट को अभी टेट परीक्षा जो है वो 8th तक है, इन्होंने उसको इंक्रीज किया या उसको एक्सटेंड किया, अपग्रेड किया 10th तक। तो टेट एग्जाम अपग्रेडेड अप टू क्लास 10th। पहली चीज, टेट एग्जाम अपग्रेडेड अप टू क्लास 10th, यानी अब 10th तक अपॉइंटमेंट के लिए आपको टीटी एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। थर्ड, इन्होंने कहा चेंज सिलेबस ऑफ टेट एग्जाम, सिलेबस ऑफ टेट। और हम चेंज करके इसको क्या करेंगे, हम इसको नॉलेज एप्लीकेशन पर लेकर के आएंगे। हम यहाँ पर उसको नॉलेज प्लस पेडागोजी प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड, इसको डेवलप करेंगे। यानी अब विषय से संबंधित भी प्रश्न काफी जो है गहराई से पूछे जाएंगे। शिक्षण शास्त्र होगा और शिक्षण जो है अभिक्षमता से संबंधित भी पूरे क्वेश्चंस होंगे। तो अब ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगा वो टेट का एग्जाम लिया जाएगा। चौथी बात यहाँ पर जो है, टेट को 10वीं तक किया गया, टेट का सिलेबस बदला जाएगा।
चौथी बात कि जो अपॉइंटमेंट होगा यहाँ पर टीचर का, वो नियुक्ति के पश्चात उसका 3 ईयर का प्रोविजन पीरियड होगा। अर्थात अभी जैसे कोई टीचर अपॉइंट होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, परमानेंट अपॉइंटमेंट दे देते हैं, लेकिन अब क्या होगा, डायरेक्ट परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं होगा, यानी 3 इयर्स प्रोविजन पीरियड, यानी परिवीक्षा अवधि होगी 3 वर्ष उसको टेम्परेरी जॉब करना होगा। एंड आफ्टर द 3 इयर्स हम उसकी परफॉर्मेंस का असेसमेंट करेंगे और उसके आधार पर उसको परमानेंट अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। तो अब सीधे अपॉइंटमेंट नहीं होगा, अपॉइंटमेंट 4 चरणों में होगा और 4 चरणों के अपॉइंटमेंट के पश्चात उसको 3 वर्ष का एक परिवीक्षा अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, यानी अस्थायी नियुक्ति होगी, क्योंकि प्रोविजन पीरियड का मतलब है टेम्परेरी अपॉइंटमेंट होगा। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स उसकी परफॉर्मेंस का असेसमेंट किया जाएगा, उसके निष्पादन का मूल्यांकन होगा, आकलन होगा और उसके आधार पर अगर वो सेटिस्फैक्टरी लगे तो हम उसको परमानेंट नियुक्ति देंगे, अदरवाइज उसको वहां से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। 5वीं बात यहां पर कि जो ट्रांसफर पॉलिसी है, जो ट्रांसफर सिस्टम ऑफ टीचर है इन स्कूल एजुकेशन, उसको समाप्त कर दिया जाएगा, यानी फिनिश द ट्रांसफर सिस्टम, फिनिश ट्रांसफर सिस्टम ऑफ टीचर, यानी अध्यापकों का जो स्थानांतरण की जो प्रणाली है, वो स्थानांतरण प्रणाली समाप्त की जाएगी। स्थानांतरण क्या होगा, इस ट्रांसफर ओनली बेस्ड ऑन merit and performance promotion बेस्ड, अर्थात सामान्यतः जो स्थानांतरण प्रणाली खत्म कर दी जाएगी, लेकिन मेरिट और उसकी परफॉर्मेंस, अर्थात उसका जो कार्य करने का या उसकी जो परफॉर्मेंस होगी, उसके कार्य की जो गुणवत्ता होगी, उसके आधार पर जो उसका प्रमोशन होगा, तो प्रमोशन बेस्ड ट्रांसफर पॉलिसी बनाई गई है। अब ट्रांसफर पहले चीज तो होगा नहीं, लेकिन ट्रांसफर होगा प्रमोशन बेस्ड। अब अगर टीचर को प्रमोशन मिल रहा है वर्टिकल बेस्ड पर, तो अगर वो टीचर प्रमोशन पा रहा है अपनी परफॉर्मेंस के बेस पर, अपने मेरिट के बिहाफ पर, तो ही उसको हम ट्रांसफर की अपॉर्चुनिटी देंगे। अदरवाइज अगर कोई टीचर है और वो उसका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं है, या वो जो प्रमोशन पॉलिसी है उसके हिसाब से वो प्रमोशन नहीं पा रहा और अपने ही ग्रेड पर बना हुआ है, तो हम उसको ट्रांसफर का फैसिलिटी नहीं देंगे या उसको स्थानांतरण की सुविधा नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर ये जो प्रमोशन पॉलिसी है इनकी, चूंकि वो प्रमोशन ट्रांसफर प्रमोशन बेस्ड हो गया, तो अब इनकी प्रमोशन पॉलिसी भी, यानी इनका जो प्रमोशन लेवल है इन्होंने चेंज किया। अब वो प्रमोशन लेवल क्या है, जरा इसको देख लेते हैं। इन्होंने 5 तरह का जो है वो प्रमोशन लेवल बनाया, यानी प्रत्येक स्तर पर 5 लेवल ऑफ प्रमोशंस इन्होंने बनाए हैं टीचर्स के। यहां पर अगर हम बात करें 5 लेवल ऑफ प्रमोशन, ऑफ टीचर्स, अब ये 5 लेवल उनके क्या हैं। सबसे पहला उन्होंने अर्ली टीचर बनाया, अर्ली टीचर विदाउट एक्सपीरियंस। दूसरा अर्ली टीचर विद एक्सपीरियंस। तीसरा प्रोफिशिएंट टीचर। चौथा एक्सपर्ट टीचर।
और पांचवा है इनका मास्टर टीचर। तो ये 5 स्तर हैं प्रमोशन, यानी यहां पर इसको हम 1-2 कह सकते हैं। एक अर्ली टीचर यानी आरंभिक शिक्षक बिना अनुभव के, एक है अर्ली टीचर विद एक्सपीरियंस अनुभव के साथ, दूसरा है प्रोफिशिएंट टीचर अर्थात निपुण शिक्षक, फिर चौथा है एक्सपर्ट टीचर अर्थात विशेषज्ञ शिक्षक, और फिर है मास्टर टीचर अर्थात दक्ष शिक्षक। तो ये 5 स्तर होंगे प्रमोशन के टीचर के। अर्ली टीचर पर वो क्या होगा, अपॉइंट होगा, जहां पर उसको हम प्रोविजन पीरियड में रख रहे हैं। प्रोविजन पीरियड के बाद फिर उसको हम अर्ली टीचर विद एक्सपीरियंस की कैटेगरी में रखेंगे, और फिर धीरे धीरे उसकी जो परफॉर्मेंस होगी उसके आधार पर हम उसको प्रोफिशिएंट टीचर, एक्सपर्ट टीचर और मास्टर टीचर के जो ग्रेड है या लेवल है उसमें हम उसको प्रमोट करेंगे, उसमें उसको प्रमोशन मिलेगा, और उस प्रमोशन के आधार पर ही उसको अगर वो ट्रांसफर चाहेगा तो उसको ट्रांसफर भी यहाँ पर मिलेगा। चलिए, तो ये 5 स्तर थे प्रमोशन के यहाँ पर। इसके अलावा ये पॉलिसी जो रूरल एरियाज में अपॉइंटेड टीचर है उनके लिए जो है वो एकोमोडेशन या रेजिडेंशियल हाउस की फैसिलिटी देने की बात कहती है। ठीक है, तो ये कहती है कि रूरल एरिया अपॉइंटेड टीचर्स got accommodation facility in nearby their campus or increase HRA या हाउस रेंट अलाउंस, यानी 2 तरह की बात करती है। सबसे पहले यानी एकोमोडेशन फैसिलिटी, अर्थात यहाँ पर एक बात है आवासीय सुविधा, आवासीय भवन मिलेगा या फिर आवासीय भत्ता मिलेगा। 2 तरीके से ये उनको जो है ग्रामीण क्षेत्र के जो शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र में जो नियुक्त शिक्षक होंगे उनको 2 तरीके से प्रोत्साहन देने की बात कर रही है। अर्थात अब इस पॉलिसी में अब क्या होगा, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक या परिषदीय विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, वहां पर सरकार जो केंद्रीय विद्यालय है उनकी तर्ज पर, यानी इसका जो मॉडल लिया गया है वो सेंट्रल स्कूल्स लिया गया, केवीएस लिया गया, चाहे वो नवोदय हो या तमाम दूसरे कस्तूरबा गांधी विद्यालय हो, तमाम मॉडल विद्यालय हैं। उसी तरीके से चूंकि वो रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, आवासीय विद्यालय होते हैं, और वहां पर शिक्षक को अपने परिसर के निकट यानी जो उसका विद्यालय है उसके निकट ही उसको रहने की सुविधा मिलती है सेंट्रल स्कूल्स में। तो जिस तरह से सेंट्रल स्कूल्स में टीचर्स को रहने के लिए आवास की सुविधा दी जाती है, ठीक उसी तरीके से सरकार अब परिषदीय विद्यालयों में भी ग्रामीण क्षेत्र में, ध्यान रखें कि ये जो व्यवस्था है शहरी क्षेत्र में नहीं होगी, केवल रूरल एरियाज में अपॉइंटेड टीचर्स के लिए होगी। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त शिक्षक होंगे उनको उनके परिसर के निकट, नियर बाय देयर कैंपस, एकोमोडेशन फैसिलिटी दी जाएगी, या फिर अगर भवन बनने में समय लग रहा है या कठिनाई आ रही तो वहां पर उनको उनका जो आवासीय भत्ता है या हाउस रेंट अलावेंस है उसको बढ़ाया कर दिया जाएगा, उसको इंक्रीज किया जाएगा। तो 2 तरह से ये जो है प्रोत्साहन की बात कर रही ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त शिक्षकों को, एक तो उनको आवास सुविधा दे करके या फिर उनको उनके आवासीय भत्ते में वृद्धि करके जो है वो प्रोत्साहित करने की बात की जाती है यहाँ पर। चलिए, एक नेक्स्ट पॉइंट यहां पर बात कर लेते हैं। ये जो शिक्षा टीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो पॉइंट है कि ये पॉलिसी कहती है कि अब जो बहुत आवश्यक यानी जो एसेंशियल गवर्नमेंट वर्क है, सच एज सेंसस सर्वे या इलेक्शन ड्यूटी, उनको छोड़ करके शिक्षकों को सभी प्रकार के जो गैर शैक्षणिक सरकारी कार्य हैं उनसे दूर रखा जाएगा या अलग रखा जाएगा, या उनको इस तरीके के कार्य नहीं दिया जाएगा। यानी टीचर इन्वॉल्व ओनली इन एसेंशियल गवर्नमेंट वर्क, सब यानी टीचर्स इन्वॉल्व
only essential government work such as census, survey, election duty, etc. अर्थात जिनको सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी है, जैसे जनगणना का कार्य है और चुनाव का कार्य है, ये सरकार के बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य है और इसमें बहुत ज़्यादा जो है पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है। अच्छा, तो इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जनगणना संबंधी कार्य या चुनाव ड्यूटी संबंधी कार्य को छोड़ करके अन्य किसी भी सरकारी कार्य के लिए आप शिक्षकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अर्थात उनको जो नॉन टीचिंग गवर्नमेंट वर्क है उसमें आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे, चाहे वो राशन बंटवाने का काम हो या कहीं किसी इंस्पेक्शन टीम में हो। अगर हम आज की बात करें तो आज हमको ये देखने को मिलता है कि शिक्षकों से तमाम तरीके के गवर्नमेंट काम कराए जाते हैं, नॉन टीचिंग गवर्नमेंट वर्क। तो उन्होंने कहा कि जो एसेंशियल गवर्नमेंट वर्क है उसको छोड़ करके अब टीचर्स को किसी भी नॉन टीचिंग गवर्नमेंट वर्क्स में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। एक आखिरी बात यहाँ पर टीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। वो बात है कि जो वर्किंग टीचर है उनको प्रत्येक वर्ष जो है वहां पर 50 घंटे इन एवरी ईयर मिनिमम 50 आवर्स spent in CPD and CMP। अर्थात ये दो प्रोग्राम चलेंगे यहाँ पर। CPD का मतलब है यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी सतत पेशेवर विकास कार्यक्रम यहाँ पर। और CMP का होगा कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेस। तो ये जो काम होंगे, यानी ये काम CRC, BRC और URC लेवल पर आयोजित होंगे यहाँ पर। तो वो जो कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा और जो कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेस प्रोग्राम होगा, इनमें सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से पूरे वर्ष में 50 घंटे जो है वो निश्चित रूप से यहाँ पर जाना होगा, ताकि जो इन वर्किंग टीचर है या इन सर्विस जो टीचर हैं उनको उनकी व्यावसायिक उन्नति का, उनको उनके जो है पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट का भी अवसर मिल सके, जहां पर वो जा करके नए पेडोलॉजिकल इश्यूज के बारे में जानेंगे, नए टीचिंग स्ट्रेटजीज को जानेंगे, नए टीचिंग मेथड्स को जानेंगे, ई कंटेंट को सीखेंगे, दीक्षा पर कैसे कंटेंट डेवलप किया जाए, मूक प्रोग्राम कैसे बनाए जाए प्राइमरी स्कूल एजुकेशन के लिए, परख पर कैसे काम किया जाए, तमाम तरीके के यहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये प्रत्येक शिक्षक के लिए अनिवार्य होगा कि वो प्रत्येक सत्र में कम से कम 50 घंटे का CPD या CMP प्रोग्राम जरूर जो है वो अटेंड करेगा। जो CPD प्रोग्राम होगा कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसमें उसको उसके अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से संबंधित जो है वो चीजें सिखाई जाएंगी। और दूसरा जो CMP प्रोग्राम होगा कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेस, इसमें उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, उसमें नेतृत्व से संबंधित जो है, प्रबंधन से संबंधित, प्रशासन से संबंधित जो कौशल हैं, जो योग्यताएं हैं, उनका विकास किया जाएगा। तो ये एज ए टीचर, ये एज ए एडमिनिस्ट्रेटर एंड मैनेजमेंट दोनों तरीके से, यानी एक लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप की जाएगी। तो CMP प्रोग्राम उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप क्वालिटी के बारे में बात करेगा, और जो CPD होगा ये उसमें उसकी टीचिंग लर्निंग जो उसकी स्किल है उसको डेवलप करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी इस कार्यक्रम के अंतर्गत।
एक बात और यहाँ पर टीचर से संबंधित समझ लेते हैं कि जो टीचर्स के नॉर्म्स हैं वो पूरे देश में क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। किसी जगह पर कोई मानक निर्धारित है शिक्षकों के, कहीं पर कोई मानक निर्धारित है, कहीं पर कोई मानक निर्धारित है। तो ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी एक बात कहती है, ये पॉलिसी बात करती है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NPST। अब ये NPST क्या है, यानी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। इसके गठन यानी एक NPST बनाया जाएगा, और ये NPST क्या होगा, यानी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर होगा। और ये पूरे भारतवर्ष में, यानी ये क्या करेगा, इसका काम क्या होगा, पूरे भारतवर्ष में शिक्षकों के मानकों एवं मानदंडों का निर्धारण एवं विकास। तो जो टीचर्स के स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स होते हैं उसको पूरे नेशनल लेवल पर यानी पूरे भारतवर्ष में जो टीचर स्टैंडर्ड्स होंगे, यानी जो टीचर्स प्रोफेशनल्स के स्टैंडर्ड्स होंगे, चाहे वो स्कूल एजुकेशन का टीचर हो या हायर एजुकेशन का, यहाँ पर ये सब पर लागू होगा। उसके लिए क्या करेगा, उसमें नए नए नॉर्म्स डेवलप करेगा रिसर्च करके और उनके नॉर्म्स फिक्स करेगा। तो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर शिक्षकों के मानकों का, मापदंडों के निर्धारण का ये एक संस्थान होगा जो पूरे भारतवर्ष में स्कूल टीचर्स के लेकर के जो एक विषमता है मानकों को लेकर के, जो अलगाव है कि किसी राज्य में कोई व्यवस्था है, किसी राज्य में किसी तरह की व्यवस्था है, उस पूरी व्यवस्था को ये समाप्त करेगा और एक यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स ऑफ टीचर इन ऑल ओवर इंडिया उसको लेकर के आएगा। तो वो जो एक डिस्क्रिपेंसी है, एक डिफरेंशिएशन है, एक इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी है टीचर्स के नॉर्म्स को लेकर के, उसको समाप्त किया जाएगा और एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम पूरे इंडिया में कॉमन फॉर्म में डेवलप हो पाएगा। तो ये बातें थी हमारी टीचर से रिलेटेड, कई सारी बातें हैं, चाहे वो भर्ती प्रक्रिया से लेकर के उनके मानकों के निर्धारण तक की बात हो। चलिए, इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जो उनको हम समझ लेते हैं। पहली चीज इन्होंने कही कि कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन for both public and private institute। अर्थात जो सरकारी और जो निजी संस्थान होंगे उन दोनों ही संस्थानों में जो मानक होंगे, जो नॉर्म्स होंगे, जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो इक्वल होंगे। अब चाहे वो एफिलिएशन के स्टैंडर्ड्स हों, चाहे वो उनके एग्जीक्यूशन के हों, चाहे उनके एकेडमिक्स के हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के हों, चाहे वो फाइनेंशियल हों। तो अब जो मानक होंगे, चाहे वो एकेडमिक नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्म्स हों, चाहे वो इवैल्यूएशन नॉर्म्स हों, चाहे वो रेगुलेटरी नॉर्म्स हों, वो सरकारी और जो निजी संस्थान है उसमें एक समान रूप से लागू किया है। अर्थात जो सरकारी और निजी के बीच यानी जो पब्लिक और प्राइवेट के बीच का एक भेदभाव था, उस भेदभाव को दूर किया गया। एक प्रचलन था कि जो
सरकारी विद्यालय होते हैं उनको बहुत छूट मिलती है, बहुत उनको नियमों में बड़ी शिथिलता है, उनके साथ सरकार बड़ी नरमी से पेश आती है क्योंकि वो सरकार के स्वयं होते हैं। और निजी संस्थानों पर सरकार जो है बहुत प्रतिबंध लगाती है, उनके ऊपर एक कठोर जो है व्यवस्था लागू की जाती है। तो ये पॉलिसी उस तरीके का जो संभावना है या उस तरीके की जो दुश्वारियां है उसको समाप्त करते हुए कहती है कि अब हम शिक्षा के सभी मानकों पर, सभी स्तरों पर, सरकारी और जो पब्लिक एंड जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है उसमें किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करेंगे और एक कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम जो है वो पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स पर इक्वली जो है वो लागू होगा। यहाँ पर एक बात लैंग्वेज के बारे में इसने कही है, इसने कहा कि संस्कृत लैंग्वेज को एज ऑप्शनल लैंग्वेज फ्रॉम स्कूल टू हायर एजुकेशन जो है वो रखा जाएगा, यानी एक तीसरी भाषा के रूप में यहाँ पर बात की जा रही है। संस्कृत लैंग्वेज एज ऑप्शनल लैंग्वेज from school to हायर एजुकेशन। तो यहाँ पर स्कूल एजुकेशन पर भी संस्कृत को, यानी जो त्रिभाषा फार्मूला था, यानी त्रिभाषा फार्मूला तो है लेकिन अब उसमें जो तीसरी भाषा है वो तीसरी भाषा यहाँ पर संस्कृत होगी। तो तीसरी भाषा के रूप में अब संस्कृत जो है वो विद्यालय शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक जो है एक वैकल्पिक भाषा के रूप में, एक ऑप्शनल लैंग्वेज के रूप में जो है वो रखी जाएगी या पढ़ाई जाएगी। एक और भी बात यहाँ पर निकल करके आती है वो है कि जो फिजिकल पनिशमेंट है, यानी जो शारीरिक दंड है और जो भावनात्मक शोषण है उसको समाप्त किया जाएगा। अब टीचर विद्यार्थियों का किसी भी प्रकार से शारीरिक जो है वो दंड या उनको किसी प्रकार का मानसिक शोषण नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं फिजिकल पनिशमेंट, इरेडिकेशन ऑफ eradication of physical punishment and mental or emotional harassment। तो वो जो इमोशनल हैरेसमेंट होता है या फिजिकल पनिशमेंट होता है उसको पूरी तरीके से उसका उन्मूलन किया जाएगा, या यूं कह लीजिए कि यहाँ पर भावनात्मक शोषण, शारीरिक दंड एवं भावनात्मक शोषण का पूर्णतया जो है वो उन्मूलन किया जाएगा। एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर स्कूल एजुकेशन का देख लेते हैं और ये है डिजिटलाइजेशन के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में। और हम पूरी की पूरी यानी जो यहाँ पर व्यवस्था है शिक्षा की, हम उसको ऑनलाइन करेंगे। अर्थात यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर एक बात कही गई है कि ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर सिस्टम ऑफ regulation and accountability। तो जो नियमन का सिस्टम होगा और जो जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी, अब उसको हम ऑनलाइन बनाएंगे। कहने का तात्पर्य यहाँ पर फेसलेस जो है वो रेगुलेशन सिस्टम की बात होती है। अगर हमें नई संस्था को मान्यता लेना है तो आजकल हमको बहुत सारे फाइल बनानी पड़ती है, बहुत सारे ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं, जहां से हमको करप्शन का सामना करना पड़ता है। ये पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है वो रेगुलेशन और अकाउंटेबिलिटी यानी जो इंस्पेक्शन सिस्टम है संस्थानों का उसको ऑनलाइन बनाने की बात करती है। और सेल्फ डिस्क्लोजर का मतलब फेसलेस सिस्टम होगा, अर्थात अब यहाँ पर कोई कमेटी आकर के जो है वो इंस्पेक्शन नहीं करेगी, कोई विजिट नहीं करेगा। जो फेसलेस एक सिस्टम डेवलप किया जाएगा तकनीक की मदद से, और उस फेसलेस सिस्टम में सारी जो व्यवस्था होगी वो ट्रांसपेरेंट तरीके से निष्पक्ष रूप में रखी जाएगी ऑनलाइन माध्यम से।
तो इसका मोटे तौर पर आप इसको ऐसे समझेंगे कि अब जो नई संस्थानों के मान्यता लेने का जो तरीका होगा, यानी अब वो सिंगल विंडो सिस्टम बेस्ड होगा। पहले अभी क्या है कि आपको SCERT भी जाना है, आपको क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय भी जाना है, आपको डाइट भी जाना है, आपको कई जगह जा करके जो है वो NOC लेनी पड़ती है और तब आपके विद्यालय को मान्यता मिल पाती है, चाहे स्कूल सिस्टम की हम बात करें। लेकिन अब ये जो सिस्टम है, अर्थात अब आपको ना तो DIOS ऑफिस जाना होगा, ना आपको डाइट जाना होगा, ना आपको SCERT जाना होगा, एक नेशनल पोर्टल बनाया जाएगा, एक सिंगल विंडो सिस्टम होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो बात हो रही है वो है सिंगल विंडो सिस्टम की, और वो भी ये सिंगल विंडो सिस्टम कैसा होगा, फेसलेस होगा, यानी इसमें किसी तरीके का कोई ह्यूमन जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं होगा। अब कोई व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, जैसे काम व्यक्ति ही करेगा, लेकिन जो रेगुलेशन लेने वाला व्यक्ति है उसको किसी व्यक्ति से मिलने की जरूरत नहीं होगी। जैसे हम आजकल इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल बनवा लेते हैं, तो पहले हमें जा करके तहसील में लोगों से मिलना पड़ता था, चाहे वो लेखपाल होता था या कानून को होता था या तमाम संबंधित अधिकारी के पास हमको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ता था। लेकिन जब ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल आया, तमाम कॉमन सर्विस सेंटर आ गए, तो आजकल स्टूडेंट क्या है, आजकल हम लोग अपने घर बैठे आवेदन कर देते हैं और हमको एक निश्चित समय के पश्चात हमको हमारा सर्टिफिकेट्स बन करके मिल जाता है। ठीक इसी तरीके का आप जो सिस्टम होगा वो रेगुलेशंस का और अकाउंटेबिलिटी का होगा, सिंगल विंडो सिस्टम होगा, फेसलेस होगा, अर्थात यहाँ पर आपको किसी व्यक्ति से मिलना नहीं है, एक फेसलेस सिस्टम होगा, ऑनलाइन होगा, और उसमें आप जो चीजें मांगेंगे वो चीजें आपको वहां पर उनको उपलब्ध करानी है ऑनलाइन लेवल पर। घर बैठे आपको जो फीस होगी वो ऑनलाइन आपको जब डिपॉजिट करनी है, और एक निश्चित समय के अंदर आपको जो आपका रेगुलेशन सर्टिफिकेट है या जो आपके NOC है या जो मान्यता का प्रमाण पत्र है वो आपको मिल जाएगा, जिससे जो आपका एक जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा था उस भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी। तो गाइज, ये था हमारा NPE 2020 का स्कूल एजुकेशन सिस्टम। हमने इसमें वो सारी बातें शामिल करने की कोशिश की है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वैसे तो बहुत सारी बातें विद्यालय शिक्षा के बारे में भी हैं, चाहे वो लोक कलाओं के बारे में बात की जा रही हो, लोक भाषाओं के बारे में बात की जा हो, बहुभाषिता के बारे में बात की जा रही हो, लेकिन इसमें से हमने उन चीज़ों को ही शामिल किया है जो हमें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतीत होती हैं या जिनसे एग्जाम में कोई प्रश्न पूछे जा सकते हैं इधर से उधर घुमा करके। तो थोड़ा सा हमने इसको एनालिटिकल वे में रखने की कोशिश की, संभवतः इसी वजह से कई सारे पार्ट्स में ये वीडियो निकल करके आया, लेकिन फिर भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको इसी तरीके से समझने का, आत्मसात करने का प्रयास कीजिएगा। अगली कड़ी में हम लोग हायर एजुकेशन को लेकर के आएंगे और देखेंगे कि हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा के बारे में क्या जो है वो दृष्टिकोण लेकर के आया और क्या उसने परिवर्तन किए, क्या बदलाव किए हैं उच्च शिक्षा के बारे में। तो आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास पर उच्च शिक्षा के से संबंधित सुझावों के साथ हम लोग फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।